मैं मोहम्मद इरफान आज क्लास 10th का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या की कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे संख्या होता क्या है। तो अंकों के समूह को संख्या कहा जाता है, यानी जितने सारे अंक हैं उन अंकों को हम मिलाएंगे तो संख्या का निर्माण होता है। अब देखेंगे कि अंक होता क्या है। तो किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम जिस चिन्ह या संकेत का प्रयोग करते हैं उसे अंक कहा जाता है। अंकों की संख्या 10 होती है जो 0 से लेकर 9 तक होती है, यानी 0 से लेकर 9 तक जो है ये आपका अंक है और इन्हीं को मिलाने से संख्या का निर्माण होता है। अब देखेंगे संख्या के प्रकार। सबसे पहले आपका है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या वैसी संख्या को बोला जाता है जो 1 से लेकर अनंत तक हो, यानी वैसी संख्या जिसकी शुरुआत 1 से हो उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, यहाँ जो संख्याएं लिखी हुई है इसमें संख्या की शुरुआत 1 से हो रही है, इसलिए इसे हम कहेंगे प्राकृत संख्या। यानी जिस संख्या की शुरुआत 1 से होती है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। अगला है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वैसी संख्या को बोला जाता है जिसकी शुरुआत 0 से होती है, यानी वैसी संख्या जो 0 से लेकर अनंत तक हो तो वैसी संख्या को हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। जैसे 0 1 2 3 4, यानी यहाँ जो संख्या की शुरुआत हुआ है वह 0 से शुरुआत हुआ है। हम लोग का है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या वैसी संख्या को बोला जाता है जिसमें शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित किया जाता है, यानी जिस संख्याओं के समूह में शून्य भी हो, धनात्मक संख्याएं भी हो और ऋणात्मक संख्याएं भी हो तो ऐसे संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ दिख रहा है शून्य भी है, प्लस माइनस वाली भी संख्या है और प्लस माइनस वाली भी संख्या आपको दिख रहा है। शून्य के पहले कोई भी चिन्ह नहीं होता है, ना ही प्लस होता है और ना ही माइनस होता है। अगला है सम संख्या। सम संख्या वैसी संख्या को बोला जाता है जो 2 से पूरा कट जाए, यानी जो संख्या 2 से पूरा विभाजित हो जाता है उसे हम लोग कहते हैं सम संख्या। जैसे 2 4 6, यहाँ जितनी सारी संख्याएं दिख रही हैं ये सारी संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी। और इस सम संख्या पहचानने का सबसे बेहतर तरीका है कि जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 और 8 रहता है उसे हम लोग कहते हैं सम संख्या। अगला संख्या है विषम संख्या। विषम संख्या वैसी संख्या को बोला जाता है जो 2 से पूरा नहीं कटता है, यानी जो संख्या 2 से पूरा विभाजित नहीं होता है उसे हम लोग कहते हैं विषम संख्या। जैसे यहाँ संख्याएं जो लिखी हुई हैं ये सारी संख्याएं जो है 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होंगी। और इसे पहचानने का सबसे बेहतर तरीका है कि जिस संख्या के अंत में 1 3 5 7 और 9 रहता है वो आपका विषम संख्या कहलाता है। तो भाज्य संख्या आप देखेंगे। भाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो एक या अपने आप के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 6 8 9 10 12, यहाँ जितनी सारी संख्याएं लिखी हुई है ये सारी संख्याएं एक अपने आप और किसी और संख्या से विभाजित हो सकता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। यहाँ कुछ नोट दिया गया है। अब इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है। तो याद रखिएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है वो आपका 4 होती है। और एक जो होता है यह ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या, यानी कि एक भाज्य संख्या भी नहीं है और अभाज्य संख्या भी नहीं है। उसके अलावा देखेंगे अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो केवल 1 से कटेगा, अपने आप से कटेगा, लेकिन किसी और संख्या से विभाजित नहीं होगा, तो वैसी संख्या को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे यहाँ दिया हुआ है 2 3 5 7 11 13, ये जो संख्या दी हुई है ये संख्या 1 से कटेगी, अपने आप से कटेगी, लेकिन किसी और संख्या से विभाजित नहीं होंगी। पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो आपका 2 होती है। और ये भी क्वेश्चन आपका आता है कि भाज्य संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, तो 4 से होती है। अभाज्य संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, तो 2 से होती है। आपके सामने है वास्तविक संख्या।
ये वास्तविक संख्या किसको बोला जाता है? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है, तो वैसी संख्या को हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। इसका एग्जाम्पल हम लोग यहाँ देख सकते हैं। ये परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए, तो वैसी संख्याओं को हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। जैसे यहाँ पे 2, 0, ये सारी संख्या जो आपको दिख रही है, ये सारी संख्या आपका जो है वो परिमेय संख्या होता है। यहाँ एक संख्या दिया हुआ है रूट के अंदर, तो जो संख्या रूट से बाहर आ जाता है वैसी संख्या भी आपका परिमेय संख्या होता है। फिर अगला हम लोग का है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वैसी संख्याओं को बुलाया जाता है जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, या इस तरह अपन नॉर्मल भाषा में कहें तो हम लोग कह सकते हैं कि जो संख्या रूट के अंदर है और वह संख्या रूट से बाहर नहीं आ सकता है, तो उसको हम लोग अपरिमेय संख्या बोल सकते हैं। तो यहाँ जितनी सारी संख्याएँ लिखी हुई है, ये संख्या रूट से बाहर नहीं आएगी, इसलिए अपरिमेय संख्या है। और पाई जो है ये आपका अपरिमेय संख्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आपका आता है कि पाई कौन संख्या होता है, तो पाई जो होता है वो आपका अपरिमेय संख्या होता है। तो ये आपके सामने दिख गया। अब इसमें देखिए क्वेश्चन किस टाइप का पूछता है। क्वेश्चन आपका पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो आप इसमें से कहीं भी आपको इस प्रकार का अगर दिख जाएगा तो उसको हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। और अपरिमेय संख्या भी देता है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, तो वहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार के टाइप का अगर संख्या दिख जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे अपरिमेय संख्या। या एक और टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। तो ये आपका सबसे छोटी संख्या भाज्य संख्या 4 हो गई और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गई, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8। यानी इस टाइप का क्वेश्चन ये ऐसे ही पूछ सकता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल या भागफल या योग या अंतर, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। मैं मोहम्मद इरफान वास्तविक संख्या का दूसरा क्लास आज स्टार्ट कर रहे हैं। ये भाग करना जो है हम नीचे क्लास में पढ़े हुए हैं, जो यहाँ भाग किया गया है, इसमें ये जो आपका अंक दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं भाजक, यहाँ जो दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं भाज्य, और यहाँ जो अंक दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं भागफल, और नीचे जो अंक आपका बचता है उसको हम लोग कहते हैं शेषफल। ये इससे आप लोग सूत्र भी पढ़े होंगे नीचे क्लास में। जो सूत्र ये था आपका कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। फिर हम इसके आगे देख रहे हैं ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, जिसको हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी कहते हैं, इसको कलन विधि भी बोला जाता है। तो 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a बराबर है bq प्लस r, a बराबर है bq प्लस r, जहाँ पे r जो होगा वह 0 से बड़ा या इसके बराबर होगा लेकिन b से छोटा होगा। अब ये a b q r ये होता क्या है, तो हम ये a जो है वो आपका कोई संख्या है, उस संख्या में हम b से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ q आ रहा है और नीचे जो संख्या बचेगा वो आपका r हो जाएगा। ठीक है, यानी ये जो संख्या है इसको हम लोग ने बोला था भाज्य, इसलिए यहाँ पर भाज्य पर a लिखा गया है। ठीक है, इस संख्या को हमने बोला था भाजक, जो आपको b लिखा गया है। ठीक है, गुणा का गुणा हो गया और इसका भागफल, यहाँ जो भागफल आपका q है वो लिख दिया गया है, और शेषफल आपका जो r है वो यहाँ पर लिख दिया गया है। मतलब a का a हो गया और ये bq अब प्लस क्या हो गया, r हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसी को हम लोग कलन विधि कहा जाता है। लेकिन इसमें याद रखना है कि ये जो आपका r दिख रहा है जिसको हम लोग कहते हैं शेषफल, ये हमेशा जो होता है ये जो होता है b से छोटा होता है। लेकिन एक और चीज़ है कि ये जो होगा आपका 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होता है। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होता है इसका उपयोग किया जाता है केवल मसह यानी कि HCF निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ लिखा हुआ है महत्तम समापवर्तक, जिसको हम लोग कहते हैं HCF, और इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। H मतलब हाईएस्ट, C मतलब कॉमन और F मतलब फैक्टर होता है। अब हम एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन बनाएंगे, जो आपके सामने दिख रहा होगा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ऐसे है कि निम्न संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि HCF निकालना है और उसको निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का इस्तेमाल करना है। एक और विधि से HCF निकाला जाता है जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे। फिलहाल हम लोग को यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का ही यूज करना है। देखिए हम लोग पहला क्वेश्चन को देखेंगे
जैसे यहाँ दिया हुआ है आपका 135 और 225, इसका हम लोग निकालेंगे तो पहले हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 135 और 225। जो अंक बड़ा है उसको इस तरह दिखा दिया जाता है। उसके बाद क्या करना है हम लोग को, जिस विधि का इस्तेमाल करना है जिस विधि का इस्तेमाल करना है उस विधि को यहाँ लिखना पड़ेगा। जैसे हम लोग को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करना है तो हमको यहाँ लिखना पड़ेगा। तो जिस विधि से हमको बनाना है उस विधि को यहाँ लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ लिख दिए हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r जो होगा वह 0 से बड़ा या 0 के बराबर लेकिन b से छोटा होगा। फिर यहाँ पर जो है रफ किया जाता है। रफ मतलब आपको डिवाइड करके तब इसको बनाना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, जैसे कि छोटा वाला जो अंक है उससे बड़ा वाला अंक से डिवाइड किया जाता है। जैसे कि 135 से हम लोग 225 में डिवाइड करेंगे तो 135 एकम 135 और ये डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0 और ये 9 हो जाएगा और ये कट जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो है ये जो आपका अंक दिख रहा है, ये जो अंक आपका दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं a। तो a के स्थान पर उसको हम लोग लिख देंगे, यानी कि ऐसे हम लोग लिख देंगे 225 बराबर b लिखना है तो b यहाँ पर जो है इसको जो है हम लोग b बोलते हैं। जैसा कि आपको बताया गया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में कि इसको जो है a बोला जाता है, इसको b बोला जाता है, इसको q बोला जाता है और इसको r बोला जाता है। तो सेम टू सेम वैसे हम लोग मान रख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। ये q आपका हो गया 1 और प्लस r, तो r आपका यहाँ पे है तो ये आपका r रख देंगे। ये तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि इसका शेषफल शून्य ना हो जाए, यानी फिर हम लोग डिवाइड करेंगे इसमें 135 से, तो ये हो जाएगा आपका इतना, ठीक है। इसको हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 45। अब इसमें आपका a का मान कितना हो गया, तो a का मान आपका हो गया 135, इसमें आपका b का मान हो गया 90 और q का मान हो गया 1 और प्लस ये आपका r का मान हो गया 45। फिर हम क्या करेंगे, फिर इससे जो है यहाँ जो अंक है उसमें डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, पूरा कट कर हो जाएगा 0, यानी यहाँ पर आपका जो a का मान है वह a का मान है 90 और b का जो मान है वो आपका है 45 और उसके अलावा q का जो मान है वो है 2 और शेषफल जो है यानी r जो है वो आपका आ गया है 0। जैसे ही शेषफल 0 आता है आगे उसको डिवाइड नहीं किया जाता है। अब ये देखा जाता है कि जिस संख्या से यह पूर्ण रूप से विभाजित हुआ है, यानी जिस संख्या से यह पूरा कटा है वही संख्या आपका HCF कहलाता है, इसीलिए आपका HCF यहाँ हो जाएगा 45। अब हम लोग जो है वो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे जो आपको दिख रहा है 196 और इसके अलावा 38,220। इसमें जो बड़ा होगा उस तरह दिखा देंगे, उसके बाद जिस विधि का इस्तेमाल करना है उस विधि को हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इस संख्या में जो बड़ा होगा उसको लिख देंगे और उसके बाद जो है जिस विधि का इस्तेमाल करना है उस विधि को हम लोग लिख देंगे। तब उसके बाद क्या किया जाता है, छोटा वाला में बड़ा अंक से डिवाइड किया जाता है जो आपका रफ होता है। तो हम लोग यहाँ डिवाइड करेंगे तो यह 196 है और ये है आपका 38,220, इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे तो 196 एक कम हो जाएगा 196 और ये घटेगा तो आपका हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 17 में से हो जाएगा तो 8 और 2 में से जाएगा तो 1 और यहाँ हो जाएगा 2। फिर इसको देखिए, अब यहाँ जो है आपका इससे ये बड़ा अंक है, जब ये इससे बड़ा रहता है तो आप इस विधि का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इस विधि का इस्तेमाल तभी किया जाता है जब r जो होगा वो b से छोटा होगा तब, क्योंकि यहाँ बता रहा है कि r जो है वो b से छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ r जो है वो b से बड़ा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इस विधि का यूज नहीं कर सकते, बल्कि फिर से उसके आगे हम लोग डिवाइड करेंगे। तो इसके आगे हम लोग डिवाइड करेंगे 9 से, तो ये आपका हो जाएगा 1764। फिर इसको हम लोग कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा आपका 9 और ये कट जाएगा, यहाँ उतर गया 0। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि अभी भी जो आपका r है वह b से बड़ा ही है, यानी यहाँ भी आप लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो फिर यहाँ हम लोग क्या करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा पूरा इतना हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि r का जो मान आया है वह b से छोटा हो गया है, तो यहाँ पर हम लोग यूज अब कर सकते हैं। तो देखिए तो a, इसमें आपका a हो जाएगा कितना 38,220। फिर आपका जो है b, तो b आपका जो है वो कितना हो जाएगा 196 गुना
क्यू जो है वो आपका हो जाएगा 195। अब प्लस लिखना है आर, तो आर आपको यहाँ दिख रहा है वो हो जाएगा 0। अब बताया है जिस संख्या से पूरा कटता है वही संख्या आपका HCF होता है। तो यहाँ जो है किससे पूरा कटा है तो 196 से, तो 196 आपका हो जाएगा HCF। पहला का तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहले इन दोनों संख्याओं को लिख लिया जाता है और जो बड़ा है उसकी तरफ दिखा दिया जाता है। उसके बाद जिस विधि का इस्तेमाल करना है उस विधि को लिखा जाता है। उसके बाद क्या करना है कि जो आप बड़ा वाला होता है उसमें छोटा वाला से डिवाइड किया जाता है। तो इसमें ये जो होता है आपका ए का मान होता है, तो ए का मान हो गया आपका 867 और उसके बाद लिखना है बी, तो बी जो है वो आपका 255 है गुणा क्यू, तो क्यू जो है वो आपका 3 है और आर जो है वो 102 है। ये तब तक करना है जब तक कि आपका शेषफल 0 ना हो जाए। तो यहाँ 2 बार में कट जाएगा तो ये हो जाएगा 204, यानी कि 1, 5 और ये ख़त्म। अब यहाँ पे जो है आपका ए का जो मान है वो हो गया 255, बी का जो मान है वो हो गया 102 और क्यू का जो मान है वो 2 है और प्लस शेषफल जो है वो आपका 1 है। फिर हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे 102 में, तो 51 दूनी हो जाएगा 102, ये हो गया आपका 0। अब यहाँ पर जो है ए का मान वो है 102, बी का जो मान है वो है 51 और क्यू का जो मान है वो हो जाएगा 2 और शेषफल जो है वो हो गया 0। तो देखा जाता है जिस अंक से यह पूरा विभाजित होता है वही अंक आपका HCF कहलाता है। तो इसलिए जो HCF हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 51। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा क्वेश्चन। तो हमने मान लिया है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो आपका A है। अब आपको अच्छी तरह पता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में यह बताया गया है कि A बराबर होता है BQ प्लस R और यहाँ Q के साथ जो अंक रहता है उसको B मान लिया जाता है। तो यहाँ देखिए प्रत्येक में Q के साथ जो है वो 6 है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे B को 6 ले लेंगे। अब हम लोग यूज करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो ये आपका है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो आपके सामने दिख रहा है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस स्टेप को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। तो हम देखेंगे कि A बराबर होता है B आपका जो है 6 है तो 6 की हो जाएगा और ये R का R रहेगा। इसको हम वैसे ही लिखेंगे जहाँ, और ये आपका वैसे रहेगा, ये R भी आपका वही रहेगा और यहाँ देखिए B, तो B कितना है 6 है। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि R का जो मान होगा वो 0 या उससे बड़ा लेकिन 6 से छोटा होगा। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि R जो होगा वह 0, 1, 2, 3, 4 और 5 हो सकता है, क्योंकि 6 से छोटा का मतलब 6 उसमें शामिल नहीं है। अब हम प्रत्येक बार R के मान को क्या करेंगे, ये जो आपका धनात्मक विषम पूर्णांक माने हैं वहाँ हम लोग रखेंगे, ठीक है। यानी पहला हम लोग रखेंगे कि R बराबर आपका 0, तो पहला R बराबर 0 रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा A का A रहेगा और ये 6Q का 6Q प्लस R, तो R का मान हो जाएगा 0, यानी ये आपका हो जाएगा 6Q। अब हम लोग R के मान को रखेंगे, कितना रखेंगे, तब R के मान को हम 1 रखेंगे। तो R के मान 1 रखेंगे तो ये आपका A 6Q प्लस R का मान क्या रखा गया है, 1 रखा गया है। फिर अब हम लोग चेक करेंगे तो अब R के मान को रखेंगे 2, तो जब R के मान 2 रखेंगे तो ये आपका A का A रहेगा और 6Q का 6Q रहेगा, लेकिन R की जगह पर रखा जाएगा 2। फिर अब R के मान को हम रखेंगे, अब R के मान को रखेंगे 3, तो R के मान 3 रखेंगे तो A का A रहेगा और ये 6Q प्लस 3 हो जाएगा। फिर जो है अब R के मान को हम रख देंगे 4, तो ये आपका A का A रहेगा और 6Q का 6Q प्लस 4 का 4 रहेगा। उसके बाद फिर हम जो है अब R के मान को 5 रखेंगे तो आपका A का A रहेगा और 6Q का 6Q रहेगा और प्लस 5 का 5 रहेगा। अब हम देख रहे हैं यहाँ जो आपका A का मान आया है, यह जो मान दिख रहा है Q के स्थान पर कोई भी अंक रखा जाएगा तो ये आपका सम संख्या ही आएगा,
सम संख्या ही आपका आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर हम क्यों के मान कोई भी अंक रख रहे हैं तो ये आपका जो है विषम ही आएगा। फिर यहाँ पर हम जो है क्यों के कोई मान रख रहे हैं तो ये भी आपका जो है वो सम आएगा। फिर यहाँ भी हम कोई भी क्यों के मान रख रहे हैं तो ये भी आपका जो है वो विषम ही आएगा। फिर यहाँ भी हम क्यों के कोई मान रख रहे हैं तो यहाँ भी आपका क्या आएगा तो सम आएगा। और यहाँ कोई मान हम रख रहे हैं क्यों के स्थान पे तो ये आपका क्या आएगा तो विषम आएगा। इस प्रकार हम लोग यह कह सकते हैं कि ये जो है सम और विषम ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ये एक दूसरे का विरोध करते हैं। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। इसको एक बार हम लोग समझ लेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 है, क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी का मतलब यह हुआ कि पता नहीं है वो कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक है, 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो जब हमें पता ही नहीं है कि वो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है तो हमको मानना पड़ेगा। इसलिए यहाँ माना गया है, माना कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है उसको a मान लिया गया है। अब देखिए 6 क्यों के साथ जो भी अंक यहाँ दिख रहा है, क्यों के साथ जो अंक दिख रहा है तो आपको अच्छी तरह पता है जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बताया गया था तो उसमें बताया गया था a बराबर bq+r, यानी क्यों के साथ जो अंक रहता है वो आपका b होता है। तो इसलिए यहाँ क्यों के साथ 6 है तो यहाँ पर b जो है वह 6 ले लिया गया है। अब इसमें जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ लिखा गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो a बराबर होता है bq+r, जहाँ r जो होगा वह 0 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा लेकिन b से छोटा होगा। उसके अलावा हम लोग देखेंगे तो a का a हो गया और ये b के स्थान पर 6 है वह 6 रख दिया गया, q का q और प्लस r का r कर दिया गया, जहाँ इसको वैसे ही कर दिया गया, इसको वैसे ही लिख दिया गया। और ये जो b है वो आपका 6 है तो यहाँ 6 लगा दिया, इसका लगा दिया गया है, यहाँ 6 लगा दिया गया है। अब इसका मतलब ये हुआ कि r का जो मान होगा वह 0 से बड़ा या उसके बराबर लेकिन 6 से छोटा। 6 से छोटा का मतलब हुआ कि 5 तक वो रहेगा। तो इसलिए यहाँ लिखा गया r का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ 6 इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ बोला गया है कि r का मान 6 से छोटा है, मतलब वह 5 तक ही रहेगा। फिर हम लोग बारी बारी से r के मान को रखेंगे। एक बार r का मान रखेंगे हम 0 और वो रखा जाता है कहाँ, जो हम लोग धनात्मक विषम पूर्णांक a माने और वहाँ पर आपका जो यहाँ a निकाला गया है। तो यहाँ पर हम प्रत्येक बारी बारी से क्या करेंगे, r के मान को रखेंगे। तो a हो गया आपका 6q का 6q और ये r का मान जो है वो 0 हो गया। तो ये 6q+1 यानी आपका 6q हो जाएगा। ये 6q, q के स्थान पर कोई भी अंक रखाएगा तो आपका सम संख्या ही आएगा, इसलिए यहाँ लिख दिया गया है सम। अब r के मान को हम रखेंगे 1। तो जब r का मान 1 रखा जाएगा इसी स्थान पर रखना है r का मान 1। तो यानी कि ये आपका a का a हो गया, 6q का 6q हो गया प्लस r की जगह पर r का मान 1। अब यहाँ q के स्थान पर कोई भी अंक रखा जाएगा तो आपका विषम ही आएगा। उसके अलावा अब r का मान जो है वो 2 रखना है। तो यहाँ लिखा गया जब r का मान 2 रखने पर तो a का a हो गया और ये 6q का 6q हो गया प्लस r है तो r का मान रखा गया 2। अब q के स्थान पर कोई भी आप अंक रखिए तो ये सम संख्या ही आएगा। अब r के मान को रखेंगे 3। तो r के मान 3 रखेंगे तो ये आपका a का a हो गया, 6q का 6q हो गया और ये r के स्थान पर आ गया 3। अब यहाँ कोई भी अंक रखेंगे तो आपका विषम ही आएगा। अब r के मान रखेंगे हम 4। तो r के मान 4 रखेंगे तो a का a हो गया, 6q का 6q हो गया और प्लस r का, तो r के स्थान पे आपका 4 हो गया। और यहाँ q के स्थान पर कोई भी अंक रखेंगे तो आपका सम ही आएगा। अब एक लास्ट रह गया r के मान 5। तो जब r के मान हम 5 रखेंगे तो आपका a का a रहेगा, 6q का 6q रहेगा प्लस r के स्थान पर आपका आ गया 5। अब यहाँ पर q के स्थान पर कोई भी अंक रखेंगे तो आपका क्या होगा, विषम ही वो आएगा। अब देखिए इसमें हम क्या, जब r के मान को हमने 0 से लेकर 5 तक रखा है तो कुछ संख्याएं सम आ रही है, कुछ संख्याएं विषम आ रही है। इसका मतलब ये हुआ ये दोनों जो है वो एक दूसरे का विरोध करते हैं, इसलिए यहाँ लिखा गया है कि ये एक दूसरे का विरोध करते हैं। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वह 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। आप यहाँ चेक कर सकते हैं। एक यहाँ देखिए आपका है 6q+1 और एक यहाँ आपका है 6q+3 और एक यहाँ आपका है 6q+5। एक्सरसाइज 1.1 का तीसरा क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32
सदस्यों वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, देखिए ये है टैग वर्ड, अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए अधिकतम, अधिकतम को हम लोग कहते हैं हाईएस्ट, अधिकतम को हम लोग कहते हैं हाईएस्ट। और आपको अच्छी तरह पता है हाईएस्ट का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो हाईएस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, हाईएस्ट जो होता है वो आपका SCF के अंतर्गत आता है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये 616 और 32, इसका जो है हमें SCF निकालना है। इसका मतलब यहाँ पर लिख देंगे अधिकतम संख्या। जब अधिकतम संख्या बोल रहा है इसका मतलब ये हुआ कि वो हमसे बोल रहा है HCF निकालने के लिए। किसका HCF निकालना है, तो 616 और 32 का। पहले जो है हम लोग दोनों अंक को लिखते हैं और जो बड़ा है उसके तरफ कर दिया जाता है, दिखा दिया जाता है। फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे यूक्लिड। हमें करना क्या है, जो छोटा वाला अंक है उससे बड़ा वाला अंक में डिवाइड किया जाता है और वो काम रफ के अंदर किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, 32 से 616 में डिवाइड करेंगे। तो ये 32 एक कम हो जाएगा 32, ये हो जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। और यहाँ 6 है तो 6 उतार जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो आपका शेषफल है वो भाजक से बड़ा है, जबकि यानी R जो है वह B से बड़ा है, जबकि कंडीशन यह है कि R B से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग नहीं होगा, तो फिर एक बार और डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड किया जाएगा तो ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो R का मान आया है वो B से छोटा है, इसका मतलब यहाँ पर हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो इसमें A लिखना है तो A आपका जो है 616 हो गया, और फिर लिखना है B, तो B जो है वो आपका 32 हो गया, और फिर लिखना है Q, तो Q जो है वो आपका 19 है, और प्लस R, तो R का मान यहाँ पर आपका 8 है। ये तब तक काम करना है जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। तो ये 8 चौका कितना हो जाएगा, 32, यानी यहाँ शेषफल 0 हो गया। तो देखिए, तो अब इसमें A का मान हो जाएगा कितना, तो वो आपका हो जाएगा 32, और B का मान हो जाएगा 8, Q का मान हो जाएगा 4, और जो शेषफल है वो आपका हो जाएगा 0। तो देखिए जो ये 8 से जो है यह पूरा क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। तो जिस अंक से पूरा विभाजित होता है वो आपका HCF होता है। तो इसीलिए आपका HCF जो है वो हो गया कितना, तो आपका 8 हो गया। 1.1 का चौथा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, यानी हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है, और प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इसका मतलब हुआ वह धनात्मक पूर्णांक कौन सा है हमें पता नहीं है। किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m के रूप का होता है। यहाँ लिखा गया है 3m या 3m+1 लिखा गया है। तो ये 3m या 3m+1 इसी के बारे में जो है, इसी क्वेश्चन के संकेत में आप बुक देखेंगे तो इसमें दिया होगा कि इसको जो है 3q और 3q+1 के रूप में माना जा सकता है। ये क्वेश्चन में संकेत में बोल रहा है। अब हम लोग आगे निकलेंगे, आगे देखेंगे हम लोग। तो किसी धनात्मक पूर्णांक का मतलब पता नहीं है वो धनात्मक पूर्णांक कौन सा है, तो हमें मानना पड़ेगा। तो ऐसे लिखेंगे, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर ये आपका A मान लेंगे। जैसे हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो बोलता है A बराबर BQ+R, तो संकेत में जो बोला है कि 3m को 3q और 3m+1 को 3q+1 कह सकते हैं। इसका मतलब हुआ यहाँ पर q के साथ जो अंक रहता है वो b है, तो यहाँ पर m के साथ जो अंक है वो भी आपका b होगा, क्योंकि इस 3m या 3m+1 को 3q या 3q+1 माना जा सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो इसीलिए b जो है वो आपका हो जाएगा 3। अब जिस विधि का इस्तेमाल करना है उसको यहाँ लिखना पड़ेगा। तो हम इस्तेमाल करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, तो उसका उपयोग यहाँ करेंगे। लिखेंगे हम लोग यूक्लिड, ये आपका है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो A बराबर होता है BQ+R, R जो होगा 0 से बड़ा या उसके बराबर लेकिन B से छोटा होता है। अब हम लोग इस कंडीशन को आगे बढ़ाएंगे तो A का A रहेगा, और ये आपका B है तो B आपका 3 है, तो यहाँ ला देंगे हम लोग 3, अब प्लस R, तो R का आपका R रहेगा। देखिए अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी कि जो हम धनात्मक पूर्णांक माने हुए हैं उसका वर्ग करेंगे। तो ये मैथ का रूल है, जब भी वर्ग किया जाता है दोनों साइड किया जाता है, LHS की तरफ भी और RHS की तरफ भी किया जाता है। यानी यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ
दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो ये आपका हो जाएगा a का स्क्वायर और ये हो जाएगा 3q प्लस r का स्क्वायर। हम जो है इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, यानी इधर वाला a का स्क्वायर वैसे ही रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका a और ये हो जाएगा b। तो a प्लस b का होल स्क्वायर, जो a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर, यानी यहाँ जो अंक है उसको हम a मान लेंगे और यहाँ का जो अंक है उसको हम b मान लेंगे और a स्क्वायर प्लस 2a प्लस b स्क्वायर पर उसको तोड़ देंगे। तो देखिए 3q को a माना गया है तो 3q का आपका स्क्वायर हो जाएगा, आप प्लस आपका 2ab है तो 2 गुणा a, तो a माना गया है 3q को, तो 3q गुना b, तो b माना गया है r को, तो यह हो जाएगा r प्लस b का स्क्वायर यानी कि r का स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे निकलेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा 3 तिहाई 9q स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये q और r हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा r का स्क्वायर। एक चीज़ यहाँ हम लोग को देखना था कि आपका जो यह लिखा गया है ये आपका जैसे कि 0 है और ऐसे ये b के जगह पर b के मान रखा गया 3, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग r के मान जो है वह 0 से लेकर 2 तक ही रख सकते हैं, यानी कि r का मान जो है वह 0, 1 और 2 तक रख सकते हैं, क्योंकि r का मान 3 से छोटा होना चाहिए। बारी बारी से हम लोग r का मान रखेंगे। जब r बराबर 0 रखेंगे हम लोग तो ये आपका जो है ये हो जाएगा आपका a का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 9q का स्क्वायर प्लस 6q गुणा r के जगह पर हो जाएगा 0, r है तो r के जगह पर हो जाएगा 0 का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ यह a का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9q का स्क्वायर और ये पूरा आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग देखेंगे तो ये a स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपका 3 और यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 3q का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे 3 का 3 इसको हम मान लेंगे m और यहाँ लिख देंगे कि हमने जो है इसके जगह पर m का प्रयोग किया है, ठीक है। हमारा पहला रूप आपके सामने आ गया। अब हम लोग दूसरा रूप देखेंगे, यानी कि r का मान रखेंगे 1, तो यहाँ लिख देंगे जब r का मान 1 रखने पर, तो r का मान हम 1 रखेंगे, वो रखना आपका यहाँ पे है, ठीक है, जो स्क्वायर हम लोग किए हैं। तो a स्क्वायर बराबर 9q का स्क्वायर प्लस 6q गुना r, तो r आपका 1 है अब प्लस r का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान देना है तो a का स्क्वायर यहाँ से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, तो एक कॉमन आपका निकल जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ बच जाएगा 3q का स्क्वायर अब प्लस यहाँ आपका हो जाएगा तो 2q प्लस 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। फिर इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो ये a का स्क्वायर बराबर ये 3 और इसको हम मान लेंगे m, तो 3m अब प्लस ये 1 का 1 यहाँ लिख देंगे, जहाँ पे हम लोग ने इसके जगह पर m का प्रयोग किया है 3q स्क्वायर अब प्लस 2q। तो देखिए तो हमारा 3m के रूप में आ गया और यहाँ 3m प्लस 1 के रूप में आ गया। अतः हम लोग नीचे लिख सकते हैं, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है वह 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, अतः होता है। लास्ट क्वेश्चन 1.1 का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, देखिए इसमें है घन, इसके पहले क्वेश्चन में था वर्ग, ये ध्यान देना है। 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, देखिए किसी धनात्मक पूर्णांक, किसी धनात्मक का मतलब वो पता नहीं है वो कौन सा पूर्णांक है, तो हमें मानना पड़ेगा। तो माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर उसको हम मान लेंगे a, ठीक है। तो हमने क्या किया, जब यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा था किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, तो चूंकि किसी धनात्मक पूर्णांक पता नहीं था वो कौन सा धनात्मक पूर्णांक है, इसीलिए हमने माना है कि कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर a है। और ये इसके पहले भी हम बताए हुए हैं कि इसके पहले जो आपका क्वेश्चन में था 3m या 3m प्लस 1 के रूप में था, दिखाना था, तो 3m इसको जो है 3q या 3q प्लस 1 के रूप में हम लोग मान सकते हैं, ये संकेत में दिया हुआ था। तो यहाँ भी हम लोग वही कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ m
9m है, 9m + 1 है, 9m + 8 है, तो इसको जो है हम ऐसे मान सकते हैं 9q और 9q + 1 और 9q + 8, क्योंकि ऐसे करने से आपका जो है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का यूज हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपका b जो है वो हो जाएगा कितना, तो 9। अब हम लोग जिस विधि का इस्तेमाल करना है, मतलब जिसका प्रयोग करना है, उसको हम लिखेंगे। हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। a बराबर हो जाएगा ये आपका b, तो b आपका 9 है, तो 9 क्यों हो जाएगा प्लस r का r। यहाँ देखिएगा इसमें क्या करना है, आपका जो है जैसे है वैसे ही लिख देना है, लेकिन ये जो b है b की जगह पर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, और ये इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग r की जगह पर जो है वह 0 या उससे बड़ा, लेकिन 9 से छोटा, मतलब 0 से लेकर 8 तक हम लोग यूज कर सकते हैं r के मान को। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 तक हम लोग यूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन जो बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का घन, यानी घन बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो धनात्मक पूर्णांक हम माने हुए इसका घन करेंगे। घन का मतलब होता है क्यूब, और ये मैथ का रूल है कि जब भी कोई काम किया जाता है तो ये LHS और RHS दोनों साइड काम किया जाता है, इसलिए हम लोग लिखेंगे करने पर, यानी हम दोनों तरफ घन कर रहे हैं। घन करेंगे तो यह हो जाएगा आपका a का क्यूब, और यहाँ हो जाएगा 9q + r का क्यूब। अब यहाँ जब का 9q + r दिख रहा है, तो 9q को मान लेंगे a और r को मान लेंगे b, तो a + b का होल क्यूब, जो आपको अच्छी तरह फॉर्मूला पता होगा। तो a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a का क्यूब + b का क्यूब + 3a² b + 3ab का स्क्वायर, ये होता है आपका फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूला पे इसको हम लोग क्या करेंगे, तो तोड़ देंगे। देखिएगा a क्यूब का a क्यूब, अब ये हो जाएगा, पहले a क्यूब को लिखना है, इसका मतलब ये हुआ कि 9q का क्यूब हो जाएगा, प्लस b का क्यूब, तो b का क्यूब मतलब r का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3a² b, तो 3 × a² लिखना, तो a² मतलब 9q का स्क्वायर, और b मतलब आपका r हो जाएगा, प्लस 3ab² 3a, तो a मतलब आपका 9q, और उसके बाद आपका b² मतलब r का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो a क्यूब का a क्यूब हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा आपका 9 × 81 में हो जाएगा 729 क्यूब, और ये जो है r क्यूब है, तो ये आपका r क्यूब रहेगा, प्लस इधर हम लाएंगे तो ये 9 × 81 में 3 से गुना करेंगे तो 243 क्यू², प्लस इससे हम लोग तो 29 का 27 क्यू और r का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग चाहेंगे तो इसको जो है अंत में कर सकते हैं, बेहतर रहता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से आपका जो है ये r के मान को रखेंगे, लेकिन हम लोग r के मान उतना ही रखेंगे जितना से हमारा क्या हो जाए, जो हमको लाना है वो आ जाए। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, r के मान को रखेंगे, पहला आपका 0 है तो 0 रखेंगे, तो देखिए तो ये a क्यूब का a क्यूब, और ये हो जाएगा 729 क्यूब का क्यूब हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 0 का क्यूब। फिर यहाँ हम लोग आएंगे, यहाँ आपका r है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 243 क्यू² और ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ हम लोग आएंगे तो 27 क्यू और 0 का स्क्वायर, 27 क्यू और 0 का स्क्वायर, ये पूरा आपका जो है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ आपका बच गया 729 क्यूब हो गया। अब यहाँ से हम लोग जो है आपका जो हम लोग करना है, जैसे मान लीजिए हमको 9 में बदलना है, तो यहाँ से 9 जो जिससे बदलना था वो हम कॉमन निकाल लेते हैं, यानी यहाँ से हम क्या करेंगे 9 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका 81 क्यूब हो जाएगा। फिर इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ये और ये जो है इसको हम क्या मान रहे हैं m, तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि हमने जो है m माना है किसके जगह पे, तो 81 क्यूब के क्यूब के स्थान पे। ठीक है, ये पहला हमारा क्या हो गया, m यहाँ पे निकल के आ गया। अब हम लोग दूसरा निकालेंगे, अब लिखेंगे कि r का मान कितना रखेंगे, r के मान को, तब r का मान रखेंगे 1, यहीं रखना है आपका r के मान को 1, तो 1 क्यूब का 1 क्यूब और ये हो जाएगा 729 क्यूब, अब प्लस r है तो r का मान क्या लिया गया है, 1 लिया गया है, तो 1 का क्यूब, और फिर प्लस 2 27 क्यूब
और ये r है तो r का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। फिर इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 का क्यूब आपका 1 हो जाएगा। अब जो कॉमन निकल रहा है उसको हम लोग कॉमन निकाल देंगे। तो चूँकि हमको लाना है 9m यानी कि 9 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से 9 कॉमन निकालेंगे, इससे जाएगा 3 प्लस 1 का 1 दिया जाएगा। फिर इसको जो है 1 क्यूब का 1 क्यूब या 9 और इसको जो है हम लोग मान लेंगे m और प्लस 1 का 1 यहाँ लिख देंगे जहाँ जो है हमने इसके स्थान पर m का यूज किया है, यानी कि 81 क्यूब का क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 क्यूब हो जाएगा। देखिए हमारा जो है ये 9m प्लस 1 भी आ गया। यानी अब r के मान को रखेंगे 2, तो यहाँ लिखेंगे जब r का मान कितना रखने पे 2 रखने पे, तो r का मान 2 रखेंगे तो ज़रा यहाँ ध्यान देना है 1 का क्यूब है और ये आपका 729 क्यूब स्क्वायर क्यूब का क्यूब और प्लस r है तो r आपका 2 है तो 2 का स्क्वायर और फिर प्लस 243 क्यूब का स्क्वायर गुना r है तो r का मान आपका 2 है तो 2 हो जाएगा और प्लस 27 क्यूब और यहाँ पे r स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा क्या करेंगे, तो अब जो है इसका वो हो जाएगा आपका 8। अब यहाँ से जो कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकाल दीजिए। तो यहाँ से हम लोग जो है 9 को कॉमन निकालेंगे, चूँकि हम लोग को 9m प्लस 8 लाना है तो 9 कॉमन निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा प्लस ये 8 का 8 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का 1 का क्यूब बराबर 9 और इसको हम मान लेंगे क्या m प्लस 8 है तो 8 यहाँ लिखना पड़ेगा, जहाँ हमने m के जगह पर किसका यूज किया है तो 81 क्यूब का क्यूब प्लस 54 क्यूब का स्क्वायर प्लस 12 क्यूब हो जाएगा। इतना करने के बाद फिर हम लोग इसके नीचे लिखेंगे अतः, चूँकि जगह नहीं है तो हम बता दे रहे हैं क्या लिखाएगा, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वह 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। अब देखिए यहाँ तक तो हम लोगों ने निकाल लिया, लेकिन ये आगे नहीं निकालेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हम लोग को 3 ही अंक पे जो हमको लाना था वो आपका आ गया। अगर चाहेंगे तो इसको नीचे ले सकते हैं कि उसी प्रकार r का मान हम लोग ऐसे रख सकते हैं। मैं मोहम्मद इरफान, हम लोगों ने जो है वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1.1 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम 1.2 के अंदर एंट्री करेंगे। उसके पहले कुछ जानकारियां हैं जो आपको सामने रखना पड़ेगा, तो ही जाकर 1.2 चैप्टर जो है बेहतर तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले इसमें आपके बुक के अंदर ये दिया हुआ है बात कि गणितज्ञों का राजकुमार किन्हें बोला जाता है। तो गणितज्ञों के राजकुमार जो है वो कार्ल फ्रेडरिक गॉस साहब को बोला जाता है, यानी कि कार्ल फ्रेडरिक गॉस को गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। इसके पहले हम लोगों ने है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके एचसीएफ निकाला था, और वहाँ हमने बताया था कि अगला जो आपका एक्सरसाइज है उसमें हम लोग जो है गुणनखंड विधि से भी एचसीएफ को निकालेंगे। इसलिए यहाँ लिखा गया है गुणनखंड विधि से, इसमें जो है आपको एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। एचसीएफ बारे में आपको बताया गया है हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर, जिसको हम लोग कहते हैं महत्तम समापवर्तक, इसी को शॉर्टकट बोला जाता है मस। फिर अगला हम लोग का है एलसीएम, जिसको हम लोग कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसी का फुल फॉर्म होता है लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य, और इसी को शॉर्टकट में बोला जाता है लस। और यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो एग्जाम में आपका पूछता है, नोट में लिखवाया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम के। मतलब दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वह एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है। और दो संख्या गुणनफल का मतलब हुआ कि a गुना b, a की जगह पर कोई संख्या रहेगा और b की जगह पर कोई संख्या रहेगा, जो बराबर होगा एचसीएफ गुना एलसीएम के। a का मतलब हुआ वो आपका पहली संख्या कहलाएगा और b जो होगा वो आपका दूसरी संख्या कहलाएगा। अब जो है हम वो एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन देखेंगे, जो बोल रहा है कि निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त। जितना सारा यहाँ क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इन सारे क्वेश्चनों का अभाज्य गुणनखंड निकालना है और निकाल कर उसको गुणनफल के रूप में लिख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए हम पहला आपके सामने निकाल कर दिखा रहे हैं। जैसे पहला आपका जो है वह है 140
अब इसका हम लोग निकालेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड। ये 2 से आपका डिवाइड हो जाएगा, 2 7 14 और फिर ये 2 से कट जाएगा जो आपका 35 हो जाएगा। फिर ये जो है 5 से कट जाएगा तो 5 7 35 हो गया। यानी 140 का जो है निकाला गया अभाज्य गुणनखंड तो कितना आया, तो 2 गुणा 5 गुणा और 7 आया। ये 2 बार है तो 2 का स्क्वायर ले सकते हैं और गुणा 5 का 5 और 7 का 7, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं जो आपका सेकेंड दिख रहा है यह 156, तो इसका भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 156 का। तो इसका निकालेंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 7 14 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 3 6 2 9 18, 3 से कट जाएगा, 3 1 3 3 3 9। अब आगे जो है वो कटने वाला नहीं है तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 156 बराबर कि 2 गुणा 3 गुणा 13 हो जाएगा। यानी हम 2 का स्क्वायर ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं और ये आपका हो जाएगा 13। यानी कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है इस क्वेश्चन का केवल अभाज्य गुणनखंड निकाल देना। अभाज्य गुणनखंड निकाल के उसे गुणा के रूप में लिख देंगे, है हमारा आंसर हो जाएगा। वास्तविक संख्या का 1.2 का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। आपके सामने दिख रहा होगा क्वेश्चन, पूर्णांकों के निम्न युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी नीचे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चंस का HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। मतलब नीचे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन का HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM के। यानी क्वेश्चन में बोल रहा है कि नीचे कुछ संख्याएं दी हुई हैं, इन संख्याओं का HCF निकालना है और LCM निकालना है। उसके बाद जांच भी करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM के। तो हम लोग पहले HCF और LCM निकालेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जाँच करेंगे। तो हम लोगों ने जो है पहला क्वेश्चन लिया है और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको जो है HCF और LCM निकालेंगे, इसको हम लोग निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7 7 त्रिका 21। अब ये जो आपका 26 है इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 13 और जो आपका 91 है इसको लिख सकते हैं हम लोग 7 गुना 13। अब यहाँ HCF भी चाहिए और LCM। तो HCF जो होगा वो अंक होगा जो अंक दोनों में शामिल होगा, यानी 13 शामिल है तो 13 आपका हो गया HCF। और LCM जो होता है वह अंक होता है जो दोनों में शामिल हो और शामिल ना हो वो भी, यानी जो दोनों में शामिल हो वो और जो दोनों में शामिल ना हो वो, यानी कि 2 गुणा 7। इसको हम लोग गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 182। यानी हमारे सामने जो है LCM और HCF निकल गया। यानी इसमें करना क्या है कि आपका जो अंक दिया रहेगा उन दोनों अंक का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उसे गुणनफल के रूप में लिखेंगे और गुणनफल में लिखने के बाद फिर हमको जो HCF निकालना है तो देखेंगे जो अंक दोनों में शामिल हो वो आपका HCF होता है और जो अंक दोनों में शामिल हो वो भी और जो शामिल ना हो वो भी, ये उसका गुणनफल करने पर वो आपका क्या होता है LCM निकल आता है। अब जो है हम इसका जाँच करेंगे, चेक करेंगे कि हम लोग जो बनाया है वास्तव में वो सही बनाया है या नहीं। तो हम लोग जांच करेंगे। देखिए जांच में आपके सामने है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुना LCM के। तो ये आपका हो गया LHS और ये आपका हो गया RHS। तो पहले हम लोग LHS को निकालेंगे। तो हमने इसमें HCF को यहाँ लिख लिया है। अब 2 संख्याओं का गुणनफल का मतलब हुआ पहला संख्या जो है वह आपका 26 है और दूसरी संख्या जो है वह आपका 91 है। अब इन दोनों में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, यानी इन दोनों में गुणा करेंगे तो वो 2386 आएगा। अब देखेंगे हम लोग RHS। तो इसका RHS जो है वो आपका HCF गुना LCM है, HCF गुना LCM। तो HCF जो है यहाँ निकाला गया है वो आपका 13 है और LCM जो है वो निकाला गया है आपका 182 है। इन दोनों में गुना करेंगे तो ये भी आपका हो जाएगा 2386। यानी हम क्या देख रहे हैं, LHS और RHS दोनों क्या है, बराबर है। यहाँ बोल सकते हैं इसलिए LHS जो है वो बराबर है किसके, तो RHS के, यानी कि LHS बराबर है RHS के। और यही हम लोग को जांच करना था, यहाँ लिख देंगे प्रूव। मैं मोहम्मद इरफान। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है 1.2 का 2 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया था। इस वीडियो में जो है हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे जो आपके सामने दिख रहा होगा। क्वेश्चन यह है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा
निम्न पूर्णांकों के HCF और LCM निकालिए। यानी नीचे जो क्वेश्चन दिया हुआ है यह क्वेश्चंस, इसमें आपको HCF निकालना है और LCM निकालना है, और इसमें किस विधि का इस्तेमाल करना है, तो इसमें जो है आपको अभाज्य गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन को लेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका है 12, 15 और 21। तो 12 का अलग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 15 का अलग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और 21 का अलग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 12 का निकाला गया तो 2 छक 12, फिर 2 तिहाई 6 हो गया। 15 निकाला गया तो 3 पाँचे 15 हो गया, और 21 का निकाला गया तो 3 7 21 हो गया। फिर इसको गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो 12 का गुणनफल के रूप में लिखा गया तो आपका 2 गुणा 3 यानी 2 का स्क्वायर गुणा 3 हो जाएगा, और 15 को लिखा गया तो 3 गुणा 5, और 21 का लिखा गया तो 3 गुणा 7 हो गया। अब इसमें HCF में क्या किया जाता है, जो अंक तीनों में कॉमन यानी कि शामिल रहता है वही अंक आपका HCF कहलाता है। तो तीनों में आपका जो है वो 3 जो है वो तीनों में शामिल है, इसीलिए 3 जो है वो आपका HCF हो गया। और LCM क्या होता है, जो अंक तीनों में शामिल हो उसको भी लिया जाता है, और जो तीनों में शामिल ना हो उसको भी लिया जाता है। तो तीनों में शामिल है 3, तो पहले 3 ले लिया गया है। उसके बाद अब 2 का स्क्वायर शामिल नहीं है तो उसको भी लिया गया है, 5 शामिल नहीं है उसको भी लिया गया है, और 7 शामिल नहीं है उसको भी लिया गया है, और फिर इन सब में गुणा कर दिया गया है तो आपका 420 हो गया। फिर हम क्या करेंगे, थर्ड का सेकेंड नंबर देखेंगे। तो थर्ड का सेकेंड नंबर में आपका 17 है, 23 है और 29 है। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड अलग निकालेंगे, 23 का अलग निकालेंगे और 29 का अलग निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 17 एकम 17, ये हो जाएगा 23 एकम 23, और ये हो जाएगा 29 एकम 29। फिर 17 को जो है हम गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो 17 गुणा 1, 23 का गुणनफल हो जाएगा 23 गुणा 1, और 29 के गुणनफल में आपको हो जाएगा 29 गुणा 1। अब इसमें HCF वाला निकालना है। तो HCF वही अंक होता है जो अंक तीनों में शामिल हो। तो तीनों में शामिल आपका जो है 1 है, तो 1 आपका HCF हो गया। और LCM जो होता है, जो अंक तीनों में शामिल हो वो भी, और जो अंक तीनों में शामिल ना हो वो भी, सभी को मल्टीप्लाई किया जाता है, गुना किया जाता है, तो आपका LCM निकलता है। तो इसीलिए सब में शामिल 1 है तो पहले 1 लिख लिया गया है। 17 शामिल नहीं है सब में, उसको भी लिखा गया। तो 23 नहीं शामिल है उसको भी लिखा गया, 29 नहीं शामिल है उसको भी लिखा गया। इन सब में गुणा किया गया है तो 1139 आ गया है। अब जो है हम एक्सरसाइज 1.2 का चौथा क्वेश्चन देखेंगे। जो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा, HCF 306 657 का निकाला गया है तो 9 आया है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके अलावा LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब यह है, इन दोनों संख्याओं का HCF निकाला गया है तो 9 आया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और LCM को निकालने के लिए इन्हीं दोनों संख्याओं का HCF निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग बताया गया था कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो HCF गुना LCM होता है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM के। अब दो संख्याओं का मतलब वही है दोनों संख्या, ठीक है, दोनों संख्या लिख दिया गया है। गुणनफल का मतलब गुना होता है। HCF आपका 9 दिया है तो 9 रख दिया गया है, और LCM आपको निकालना है तो LCM को वैसे लिख दिया गया है। फिर इसको वैसे ही यहाँ पर लिख दिया गया है, और ये 9 जो है गुना में है, इधर तो बटा कर दिया गया है। फिर इसको 9 से काटा गया है तो यह 73 बार में कट गया है। इतना गुना इतना लिख दिया गया है, और LCM का आपका LCM हो गया, इसलिए आपका इन दोनों में गुणा किया गया है तो वो 22,338 आ गया है। देखिए यहाँ जो LCM आपका निकाला गया है, LCM लिखे हुए हैं, अगर यहाँ हम चाहेंगे तो ब्रैकेट का अंदर लिख सकते हैं LCM 306 657, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसे लिखिए या इसको ब्रैकेट में कर दीजिए। पाँचवा क्वेश्चन देखेंगे, जाँच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 यानी 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए इसमें एक संख्या दिया हुआ है प्राकृतिक संख्या, इसके बारे में आपको बताया गया था कि वैसी संख्या जो 1 से शुरू होती है वैसी संख्या को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। तो ये जो प्राकृतिक संख्या n जो है, क्या यह 6 के प्राकृतिक संख्या n है तो क्या 6 के पावर n जो है वह 0 पर समाप्त हो सकती है, ये बोला जा रहा है कि जांच करके बताइए। ठीक है, तो जो अंक यहाँ दिया हुआ पर इस अंक का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणा 3, और ये पावर n है तो n रहेगा, जिसका मतलब हुआ एक बार 2 के पावर n और एक बार 3 का पावर n। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब इसका अभाज्य गुणनखंड निकाला गया है तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, जबकि एक प्रमेय है जिसका नाम है आधारित प्रमेय। आधारित प्रमेय यह कहता है कि किसी भी प्राकृतिक संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए
उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 5 नहीं है, इसलिए 6 के पावर n जो है वह 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। देखिए एक बार और समझ लीजिए, आधारित प्रमेय यह कहता है कि किसी भी संख्या को, किसी भी प्राकृतिक संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 का होना जरूरी है, लेकिन यहाँ 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं तो इसमें 5 नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 6 के पावर n जो है वह 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। अब हम 1.2 का छठा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 ये जो है भाज्य संख्या क्यों है। तो भाज्य संख्या आपको बताया गया था कि वैसी संख्या जो एक से अपने आप से और किसी और संख्या से विभाजित हो जाए उसे कहते हैं भाज्य संख्या। या इसका एक और परिभाषा होता है कि जब भी किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो तो उसको भी हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। तो हमने ये पहला वाला संख्या पर पहले हम इस पर चेक कर रहे हैं, तो इस पर हमने चेक किया तो इसमें से आपका जो है 13 कॉमन निकला, तो 7 11 ये निकल गया आपका, तो 1 बचा, प्लस ये भी निकल गया कॉमन, तो 1 बचा। तो ये आपका वही अंक हो गया। इसको सॉल्व किया गया तो 78 आया है, इसे गुणा कर दिया गया तो 1014 आया है। अब ये 1014 जो है यह एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि यह संख्या जो है इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इसका अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक आएगा। ठीक है, यानी यह संख्या जो है वह आपका 2 से अधिक संख्या से कट जाएगा। फिर उसी तरह हम इसको निकालेंगे तो इसको हमने यहाँ पर लिख लिया है और इसमें से जो है 5 कॉमन निकालेंगे। बाकी 5 कॉमन निकालेंगे तो इसको वैसे ही लिख दिया गया। यहाँ पर 1 आ गया, 4 3 2 और 1 हो गया। फिर यहाँ से निकल गया 5 तो आपका 1 बचा। तो इसको ये वैसे लिख दिया गया है। इसको सॉल्व किया गया है और सॉल्व करके इसको जोड़ा गया है तो वो इतना आया है। फिर इसको गुणा कर दिया गया तो ये 1045 आ गया। अब 1045 जो है ये भी आपका एक भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका भी 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड होगा, मतलब ये संख्या जो है 2 या उससे अधिक संख्या से कट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन समझने वाला है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर, मैं मोहम्मद इरफान, आज जो है हम लोग वास्तविक संख्या का अगला एक्सरसाइज देखेंगे, लेकिन उसके पहले एक प्रमेय है उसको हम लोग देख लें। प्रमेय यह कहता है, मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a² को विभाजित करता है, मतलब p a² को काट रहा है, तो p जो है वो क्या करेगा, a को भी विभाजित करेगा। ये बात ये प्रमेय बोल रहा है। और यहाँ a जो है वह एक धनात्मक पूर्णांक है। एक्सरसाइज 1.3 देखेंगे। इसमें क्वेश्चन पहला है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको सिद्ध करना है कि √5 अपरिमेय संख्या है, तो हमें √5 को परिमेय मानना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। याद रखिएगा, जब भी अपरिमेय सिद्ध करना है तो हमको परिमेय मानकर ही उसको सिद्ध किया जाता है। तो √5 का √5 और परिमेय संख्या है तो p/q हो जाएगा। अब यहाँ p/q के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि जहाँ p और q में एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब p और q में केवल एक ही अंक शामिल है और वो क्या है, तो 1 है। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √5 का स्क्वायर और p/q का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर तो रूट हट जाएगा तो 5 हो गया, और ये p² और q² हो जाएगा। अब ये q² बट्टा में है, इधर आएगा तो आपका गुणा हो जाएगा, तो यहाँ बच गया p², q² यहीं रह गया, ये 5 गुणा में इधर तो बट्टा में कर दिया गया है। अब ये जो आपको दिख रहा है ये प्रमेय पर आपका लागू होगा। तो ये देखिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे कि 5p² को विभाजित करता है तो 5p को भी विभाजित करेगा। ये आपका हो जाएगा समीकरण सेकेंड। फिर उसके बाद अब यहाँ हम लोग p के काम कर लिया। अब इस p को हटाएंगे, तब p को हटाने का एक उपाय है कि जो p को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को मानना पड़ेगा। तब p अब मानेंगे क्या, तो जो हमको सिद्ध करना है वही अंक को p माना है। तो हमको √5 सिद्ध करना है तो 5 यहाँ मानेंगे, 3 सिद्ध करना रहेगा √3 तो √3 मानेंगे, √7 सिद्ध करना रहेगा तो यहाँ पर 7 लेंगे, लेकिन इसके साथ एक इंग्लिश का लेटर यानी k आएगा। तो समीकरण फर्स्ट में इसका मान रखेंगे, फर्स्ट में रखेंगे तो 5 का 5 हो गया, और ये p है तो p का मान आपका 5k था तो 5k हो गया, और ये q² है तो आपका q² हो गया। अब ये q² बट्टा में है, इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, और ये 5 का स्क्वायर 25, k² का k² हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है 5, उसके बाद जो है इसको वैसे लिख दिया गया, और ये 5 गुना में इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा, और ये q² वैसे लिख दिया गया है। फिर q² जो है वैसे लिख दिया गया। अब यहाँ 5 से काट दिया गया है
तो 5 5 25, तो ये 5 जो है गुना में इधर आ गया तो बटा में हो गया, और ये के स्क्वायर का के स्क्वायर हो गया। फिर इसके बाद इसको पलट दिया गया, के स्क्वायर पहले लिख दिया गया, इसके बाद में लिख दिया गया। तो यहाँ भी जो है इस प्रमेय का यूज किया जाएगा, यानी नीचे लिखेंगे 5q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5q को भी विभाजित करेगा। ये हो जाएगा हमारा समीकरण थर्ड। अब ये हमारा हो जाएगा समीकरण थर्ड। अब समीकरण सेकेंड और समीकरण थर्ड में देखेंगे तो दोनों में हम क्या देख रहे हैं कि इन दोनों में समीकरण सेकेंड और समीकरण थर्ड दोनों में जो है वह 5 आपका क्या है, उभयनिष्ठ है। यानी P और Q में 5 क्या है, उभयनिष्ठ है। जबकि हम लोग जब माने थे उस समय तो ये बताया गया था कि P और Q में केवल 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मानना है कि कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं है P और Q में। यानी हमने पहले माना हुआ था कि हमारा P और Q में 1 के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ संख्या नहीं है, लेकिन यहाँ पर 5 उभयनिष्ठ संख्या आ गया। अतः हमारा माना हुआ गलत है। क्या गलत है? तो हमने √5 को परिमेय संख्या माना था, ये गलत है। इसका मतलब ये हुआ कि √5 परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि यह कौन संख्या है, तो अपरिमेय संख्या। इसलिए यहाँ लिख दिया गया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। मैं मोहम्मद इरफान। आज जो है हम लोग वास्तविक संख्या का 1.3 का अगला क्वेश्चन देखेंगे। उसके पहले कुछ नोट दिया हुआ है, इसको हम लोगों को पहले जानना पड़ेगा। तो आपको इसके पहले परिमेय और अपरिमेय संख्या बारे में पढ़ाया गया है। परिमेय संख्या वैसी संख्या को बोला जाता है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q के स्थान पर शून्य नहीं होना चाहिए। पहला वीडियो में पढ़ाया गया था। उसके बाद दूसरा हम लोग का है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या को बोला जाता है जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यानी जब भी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुणा करेंगे या भाग करेंगे, हमेशा वह परिमेय संख्या आता है। यानी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुणा करेंगे या भाग करेंगे, वो आपका परिमेय संख्या ही आता है। उसी प्रकार अगर जब भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे या भाग करेंगे, ये आपका जो है अपरिमेय संख्या आता है। अब जो है हमें सिद्ध करना है, सिद्ध यह करना है, दूसरा क्वेश्चन 1.3 का दूसरा क्वेश्चन सिद्ध यह करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी हमें सिद्ध करना है कि जो संख्या दिया हुआ है यह संख्या अपरिमेय संख्या है। पिछला वीडियो में यह बताया गया था कि जब भी अपरिमेय सिद्ध करना है जिसको, उसको परिमेय मानकर तब सिद्ध किया जाता है। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, इसको परिमेय मानकर सिद्ध करेंगे। यानी ऐसे लिखेंगे कि 3 + 2√5 जो है वह एक परिमेय संख्या है। उसके बाद 3 + 2√5 को वैसे ही लिख दिया जाएगा बराबर परिमेय संख्या है, तो हम यहाँ लिख देंगे परिमेय संख्या। फिर यहाँ देखिएगा ये 3 प्लस में है, उधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 2√5 बराबर हो जाएगा तो परिमेय संख्या और माइनस हो जाएगा 3। देखिए ये भी परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, और ये आपका ये भी परिमेय संख्या है। यानी जब परिमेय संख्या में परिमेय संख्या घटाएंगे तो परिमेय संख्या ही आता है। यानी कि 2√5 बराबर हो जाएगा परिमेय संख्या। जब भी परिमेय संख्या से परिमेय संख्या घटाएंगे तो आपका परिमेय संख्या होता है, यहाँ बताया गया है। उसके बाद फिर जो है हम √5 को यहीं रहने देंगे, और ये आपका परिमेय संख्या का परिमेय संख्या रहेगा, और 2 जो है गुणा में है, इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि √5 जो है, ये देखिए यहाँ पे परिमेय संख्या, और ये भी 2 जो है परिमेय संख्या। तो जब परिमेय संख्या से भाग करेंगे तो ये भी आपका परिमेय संख्या ही होता है। यानी यहाँ हम देख रहे हैं नीचे आया है कि √5 परिमेय संख्या है। तो आपको बताया गया था कि जिस संख्या का वर्गमूल नहीं होता है वह संख्या अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ जो है √5 जो है वो परिमेय दिखा रहा है, जबकि हम जानते हैं कि √5 का वर्गमूल नहीं है, इसका मतलब यह अपरिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा माना हुआ गलत है, इसलिए गलत है। तो इसका मतलब ये हुआ हम लोगों ने इसको माना था परिमेय, तो अब ये परिमेय ना होकर अपरिमेय हो जाएगा। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हम लोग को जांच करना था। अब हम एक्सरसाइज 1.3 का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्या अपरिमेय है। यानी कि नीचे जो संख्या दिया हुआ है यह अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो इसमें देखिए यहाँ जो आपका अंक दिया हुआ है
ये जो अंक आपका दिया हुआ है इसमें जो है नीचे आपका जो है रूट वाली संख्या है, तो नीचे जब भी रूट वाली संख्या रहेगा तो पहले रूट वाली संख्या को हटाना है नीचे से। तो वो कैसे हटेगा, तो इसके लिए 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे हर का परिमेयकरण करना, यानी हम लोग क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे तो नीचे से जो है वो रूट वाली संख्याएँ हट जाती है। हर का परिमेयकरण कैसे किया जाता है, जो संख्या नीचे रहता है यानी जो रूट वाली संख्या नीचे है इसी संख्या से ऊपर भी गुणा किया जाता है और इसी संख्या से नीचे भी गुणा किया जाता है। यानी रूट 2 में 1 से गुणा करेंगे तो आपका रूट 2 होगा और रूट 2 में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 2। फिर ये जो संख्या है, अब ये आपको जो संख्या है इसको हमको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या, तो ये इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो बताया है जो भी संख्या अपरिमेय संख्या सिद्ध करना रहेगा उसे परमेय मानकर सिद्ध किया जाता है। तो इसलिए हम लोग इसको परमेय मानेंगे, यानी लिखेंगे माना कि √2/2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर इस स्टेप को हम आगे बढ़ाएंगे तो √2/2 बराबर परिमेय संख्या है, तो हम यहाँ लिख देंगे परिमेय संख्या। तो यहाँ आपका हो जाएगा √2 बराबर परिमेय संख्या और ये 2 बट्टा में है, इधर आएगा तो गुना हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं √2 का, देखिए ये भी परिमेय संख्या है, ये तो परिमेय संख्या है और ये भी आपका परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो आपका परिमेय संख्या ही आता है। अब देखिए यहाँ √2 परिमेय संख्या आ गया, जबकि हम जानते हैं कि √2 का वर्गमूल नहीं होता है। इसका मतलब ये √2 जो है वो परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा, हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारा माना हुआ गलत है। इसलिए 1/√2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 का तीसरा का दूसरा क्वेश्चन। 7√5 को जो है वो हमको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या, यानी इसको हमको अपरिमेय सिद्ध करना है तो मानना पड़ेगा पहले। तो इसलिए यहाँ लिखा गया है माना कि 7√5 जो है वो एक परिमेय संख्या है। जब भी अपरिमेय सिद्ध करना रहेगा तो आपको परिमेय मानकर सिद्ध करना है। तो ये आपका जो है परिमेय संख्या है, तो यहाँ लिख दिया गया कि 7√5 परिमेय संख्या है। देखिए 5 यहाँ पर रह गया, ये 7 गुना में है, इधर आ गया तो बट्टा हो गया, तो √5 का √5। अब ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या से भाग करेंगे तो परिमेय संख्या आता है। √5 आपका परिमेय संख्या आ जाएगा, जबकि हम जानते हैं कि √5 यानी कि यह 5 जो है रूट के अंदर है, यानी इस 5 का वर्गमूल नहीं होता है। इसका मतलब वही आपका परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। चूँकि हम जानते हैं तो इसका मतलब यहाँ लिख देंगे हम लोग कि हम जानते हैं कि √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब हमारा माना हुआ क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि हमने इसको क्या माना था, परिमेय माना था, और ये आपका आया है अपरिमेय। तो हमारा माना हुआ क्या हो गया, गलत हो गया। हमारा माना हुआ गलत हो जाएगा, तो जिसको हमने परिमेय माना था अब वो परिमेय ना होकर अपरिमेय हो जाएगा। तो इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपका सिद्ध हो गया। आप देखेंगे तीसरा का रोमन का 3, तो 6 + √2 इसको दिखाना है कि ये भी आपका अपरिमेय संख्या है। इसको भी दिखाना है अपरिमेय, तो परिमेय मानना पड़ेगा। तो यहाँ लिखा गया है माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अब 6 + √2 ऐसा ही है और ये परिमेय संख्या को लिख दिया गया है। तो यहाँ देखिए √2 बचा और ये 6 प्लस में है, इधर है तो क्या कर दिया गया, माइनस कर दिया गया है। √2 का √2 हो गया। अब ये परिमेय संख्या है, ये भी आपका परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या घटाएंगे तो परिमेय संख्या आएगा। अब ये जो संख्या आपके रूट के अंदर आया है इसका वर्गमूल नहीं होता है, इसका मतलब ये आपका परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ हम लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे ही अपरिमेय संख्या आपका आएगा तो हमारा माना हुआ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे अतः हमारा माना हुआ गलत है। तो हमने इसको माना क्या था, परिमेय, तब ये परिमेय ना रहकर क्या बन गया, तो अपरिमेय बन गया। इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, वो यहाँ पर लिख दिया गया है। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। 1.3 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गया। मैं मोहम्मद इरफान। अब हम लोग जो है वास्तविक संख्या का 1.4 जो है एक्सरसाइज वो देखेंगे, लेकिन उसके पहले जो है 2 शब्द का जानना है जिसका इस एक्सरसाइज के अंदर यूज है। पहला आपका है शांत और दूसरा है अशांत। देखिए कोई भी परिमेय संख्या दे दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि वो शांत है या अशांत है, तो आखिर हम लोग कैसे पहचानेंगे उस परिमेय संख्या को कि वो शांत है कि अशांत है। देखिए कोई भी परिमेय संख्या शांत तभी होता है जब उस परिमेय संख्या के हर में आपका सिर्फ 2 रहेगा
या सिर्फ 5 रहेगा या 2 5 दोनों हो। याद रखिएगा परिमेय संख्या का हर यानी नीचे वाली संख्या जो होती है उस संख्या में सिर्फ 2 रहेगा या सिर्फ 5 रहेगा या 2 5 दोनों रहेगा तो वो आपका जो है शांत दशमलव प्रसार होता है। अब अशांत, तो अशांत में क्या होता है कि कोई भी परिमेय संख्या हो उसके हर में 2 और 5 रहे या ना रहे लेकिन उसके साथ कोई ना कोई अंक जरूर रहेगा। 2 और 5 के अलावा कोई ना कोई अंक जरूर रहेगा तो वो आपका होता है अशांत दशमलव प्रसार। अब जो है हम लोग 1.4 का पहला क्वेश्चन, बिना लंबी प्रक्रिया किए, बिना लंबी प्रक्रिया किए का मतलब हुआ बिना डिवाइड किए, बताइए कि निम्न परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या शांत। अब यानी कहने का मतलब यह है कि बिना डिवाइड किए आपको यह बताना है कि नीचे जो परिमेय संख्या दिया हुआ वो शांत है कि अशांत है। ये बिना लंबी प्रक्रिया इसलिए बोल रहा है क्योंकि इस प्रक्रिया से यानी भाग के द्वारा जो है हम लोग 9th क्लास में शांत अशांत जो है वो पढ़े थे। तो हम लोग देखेंगे इसका पहला जो आपका है 13/31/25। अब ये 13/31/25 जो है हमको चेक करना है कि शांत है कि अशांत है। तो याद रखिएगा अंश वाला अंक से कोई मतलब नहीं है, मतलब है केवल हर वाले अंक से। तो हम लोग हर वाला अंक जो है इस अंक का अभाज्य गुणनखंड निकाल कर चेक करेंगे। तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, ये भी आपका 5 से कट जाएगा तो 5×5 = 25। यानी हम लोगों ने देखा कि 13/31/25 जो है तो 13 हो गया। अब देखिए 31/25 में ये जो है आपका 5 ही आया है, ओनली क्या आया है 5। तो अभाज्य गुणन, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल दिया गया तो सिर्फ दिख रहा है क्या आया है 5 आया है। यानी हम लिख सकते हैं कि यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 5 है। और अब बताया गया जब भी हर के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 5 रहेगा तो वो आपका जो है क्या होता है शांत। तो इसलिए यहाँ लिखा गया 13/31/25 एक शांत दशमलव प्रसार है। अब हम लोग देखेंगे पहला का दूसरा, ये 17/8 है, इसका भी हम लोग चेक करेंगे शांत है कि अशांत है। तो हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 17/8 17। और ये हर का अभाज्य गुणनखंड निकाला गया यानी 8 का निकाला गया तो ये आया आपका कितना 2 × 2। यानी यहाँ क्या दिख रहा है कि ये जो आपका परिमेय संख्या दिया है इसका हर का अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं तो सिर्फ 2 है। यानी यहाँ लिखना पड़ेगा यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 है। जब सिर्फ 2 रहेगा तो इसलिए 17/8 एक शांत दशमलव प्रसार है। उसी तरह हम लोग यहाँ देख सकते हैं अगर 64/455 है तो 455 का निकालेंगे और निकाल कर चेक करेंगे। अगर उसके हर में जो है सिर्फ 2 सिर्फ 5 या 2 5 दोनों में आएगा तो शांत, और उसके अलावा कोई और अंक आ गया तो आपका अशांत। उसी तरह यहाँ है, इसका निकाल कर चेक करेंगे और यहाँ जो है 343 है तो ये तो 7 से कटेगा तो 7 3 बार आएगा। इसका मतलब ये हुआ, ये तो दिख रहा है कि आपका अशांत है, लेकिन हम लोग चेक करेंगे जरूर कि शांत है कि अशांत है। यहाँ की देखिए ये जो आपको दिख रहा है छठा, इसमें जो है 2 और 5 है, सिर्फ 2 है। देखिए 2 के पावर 3 है यानी 2 3 बार, 5 2 बार। ये नहीं कि 2 में 3 भी है और 5 में 2 भी है, नहीं। 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 का मतलब हुआ कि 2 3 बार 5 2 बार। इसका मतलब हुआ कि इसके हर में 2 और 5 दोनों आया है। जब भी हर में 2 और 5 2 आएगा इस मतलब हुआ शांत हुआ। ये आपका जो है वह अशांत है क्योंकि 2 और 5 तो है लेकिन उसके अलावा कोई और अंक आ गया, इसीलिए आपका अशांत है। इसको हम लोग चेक करेंगे तो देखिए इसको हम लोग चेक करेंगे तो नीचे आपका जो है 15 है और ऊपर 6 है। 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 × 5 आएगा यानी 5 के अलावा 3 आ गया। लेकिन याद रखिएगा 3 से 6 कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि नीचे 5 बच रहा है, सिर्फ नीचे 5 बच रहा है। इसका मतलब ये भी आपका शांत हो गया। उसी तरह इसको हम लोग चेक करेंगे तो 50 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अगर 2 और 5 आएगा या सिर्फ 2 या सिर्फ 5 आएगा तो शांत, नहीं तो अशांत हो जाएगा। फिर इसी तरह इसको निकालेंगे और ये भी हम लोग चेक कर लेंगे कि इसका जो है शांत है कि अशांत है। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.4 का दूसरा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपका जो है जो पहला क्वेश्चन था वही क्वेश्चन आपका इसमें भी है। और इसमें आपका जो है बोल रहा है जो इसमें से शांत है उस शांत को जो है आप दशमलव प्रसार में लिखिए। मतलब जो शांत है उस शांत को डिवाइड करके लिखना है दशमलव में, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था जो पहला निकाले थे हम लोग, इसका पहले जो क्वेश्चन पढ़े थे पहला, उसमें जो हम लोगों ने पहला निकाला था ये आपका जो है शांत दशमलव प्रसार आया था, जो यहाँ लिखा भी गया है। देखिए 13/31/25 जो आपका शांत आया था, शांत आया था, इसलिए हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। जब इसको हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि
13 था तो 0 दिया तो एक 0 आया है, फिर एक और 0 दिए तो एक और 0 आया है, फिर एक और 0 यहाँ दिए तो एक और 0 आया हुआ है। फिर हमने क्या किया, 4 बार ये पढ़ा तो आपका आया 12,500, इसमें से घटाए हैं तो आपका आया 500, दशमलव है तो हम लोग 0 रख सकते हैं। फिर हमने 1 किया, 1 बार पढ़ा तो आपका इतना आया। उसके बाद फिर हमने क्या किया, दशमलव है तो 0 रख दिए हैं। फिर इसके बाद 6 से हम लोगों ने पढ़ा तो आपका बराबर आ गया, कट गया। इसका मतलब ये हुआ इसका जो है दशमलव प्रसार जो कितना है तो जो आया है उसको लिख दिया गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। उसी तरह हम लोगों ने दूसरा भी निकाला था, दूसरा भी आपका जो था ये भी शांत ही था, इसलिए यहाँ लिखा गया है 17/8 शांत है। तो इसलिए अभी क्या करेंगे, 8 से 17 में डिवाइड करेंगे तो 8 दूनी 16, 1 हुआ, दशमलव दिया तो 0 आ गया। फिर 8 कम 8 हो गया, 2 हो गया, दशमलव है तो 0 दे सकते हैं। फिर 8 दूनी 16 हो गया, 4 आ गया, दशमलव है तो 0 दे सकते हैं। फिर 8 5 40 हो गया, यानी भी पूरा क्या जा रहा है, कट जा रहा है। इसका मतलब 17/8 का जो है दशमलव प्रसार में 2.215 आ गया। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.4, इसमें हमको चेक करना है कौन सी संख्या परिमेय संख्या और कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ जो संख्या दिया हुआ है यह संख्या आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि दशमलव तोड़ेंगे तो ऊपर p वाली संख्या हो जाएगा और नीचे की संख्या जो है वो q वाली संख्या हो जाएगा, यानी p और q के रूप में ये हो जाएगा, इसलिए आपका परिमेय संख्या हो गया। ये जो है आपका अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ जो है संख्या बढ़ रहा है लेकिन सेम संख्या रिपीट नहीं कर रहा है। जब सेम संख्या रिपीट करता है तो उसको परिमेय संख्या कैटेगरी में रखा जाता है, लेकिन यहाँ सेम संख्या रिपीट नहीं कर रहा है। 12 पर 1 0, फिर 12 पर 2 0, फिर 12 पर 3 0, फिर 12 पर 4 0, ऐसे जो है यह आपका बढ़ता जा रहा है। और अगर सेम संख्या रिपीट, मान लीजिए 120, अगर 120 बार आता तो वो आपका परिमेय संख्या होता, लेकिन ये जो है आपका परिमेय संख्या नहीं है, ये आपका अपरिमेय संख्या है, क्योंकि सेम संख्या रिपीट नहीं कर रहा है। अब ये संख्या जो है ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो ये संख्या जो है ये भी संख्या आपका परिमेय संख्या है। और इसका पहचानने का तरीका यह है कि जो आपके ये लाइन जो दिख रहा है बार, ये बार का मतलब ये होता है ये संख्या बार बार रिपीट कर रहा है, और जब दशमलव के बाद सेम संख्या बार बार रिपीट करता है तो वो संख्या आपका जो है परिमेय संख्या होता है। इस प्रकार हम लोग का जो है ये वास्तविक संख्या का चैप्टर जो है वो समाप्त हो गया। आप सभी जो है मेरे चैनल द बेस्ट क्लासेस बेतिया को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।